मेरा नाम अभिमन्यु चौहान और आज हम बात करेंगे मारवाड़ के राव मालदेव के बारे में। तारीख थी 9 मई 1532। अचानक जोधपुर के राजमहल में चीख पुकार मच गई। हर तरफ राव गांगा के ऊपरी मंजिल से गिर जाने का कोलाहल था। इस हादसे ने सभी को स्तब्ध कर दिया। राज परिवार के करीबियों को संदेह था कि राव गांगा झरोखे से खुद नहीं गिरे थे, बल्कि इसमें कुंवर मालदेव का हाथ था। राव की अंत्येष्टि से कुंवर की नामौजूदगी इस संदेह को यकीन में बदल रही थी। मालदेव का राज्याभिषेक सोजत के किले में हुआ और जोधपुर के नए राजा को करीब 1 साल तक उसकी राजधानी से बाहर रहना पड़ा। राव गांगा बेहद सरल व संतोषी स्वभाव के माने जाते थे, लेकिन मालदेव इसके बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। वह बेहद उग्र और महत्वाकांक्षी था। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अपनी किताब जोधपुर राज्य का इतिहास में लिखा है कि राव बनते ही मालदेव ने अपनी रियासत की सीमाओं को बढ़ाना शुरू किया। गद्दीशीन होने के 10 साल के भीतर ही उन्होंने नागौर, जालोर, सिरोही, सिवाना, टोंक, मेड़ता और अजमेर पर कब्जा कर लिया। साम्राज्य विस्तार के दौरान राव मालदेव ने अपने ही कुटुंबियों की रियासत बीकानेर को भी नहीं बख्शा। तब बीकानेर का शासन राव जयसिंह के हाथ में था। एक ही परिवार के होने की वजह से राव जयसिंह और गंगा ने कई मौकों पर एक दूसरे की मदद की, लेकिन मालदेव ने इसका लिहाज न करते हुए पाहेबा के युद्ध में 1541 को राव जयसिंह की हत्या कर बीकानेर को हथिया लिया। इधर राजपूताना में मालदेव की शक्ति तेजी से बढ़ रही थी और उधर दिल्ली एक नए इतिहास की गवाह बनने जा रही थी। दिसंबर 1530 में बाबर की मौत के बाद हिंदुस्तान की गद्दी के कई ख्वाहिशमंद पैदा हो गए थे। उन्हें लगता था कि दूसरा मुगल हुमायूं उतना काबिल न था। संभावित हुक्मरानों की इस दौड़ में सूर का पठान फरिश यानी शेरशाह सूरी सबसे आगे। नतीजन हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 में चौसा तथा 1540 में कन्नौज में जंग छिड़ी। इन दोनों में ही हुमायूं को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। उसके हाथ से दिल्ली का तख्त फिसल चुका था। यही वह पहला मौका था जब दिल्ली की सियासत ने मालदेव के दर पर दस्तक दी। पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत का मालिक रहा हुमायूं जब बचते बचाते राजस्थान से गुजर रहा, तब उसने अपने 3 दूत मीर समंदर, रायमल सोनी और शमशुद्दीन अतका खां को मालदेव के पास मदद की गुहार लेकर भेजा, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इसके बारे में लिखा है कि बयाना के युद्ध में राव मालदेव का एक बेटा रायमल राणा सांगा की तरफ से बाबर से युद्ध करने गया और वहां मारा गया। मालदेव उस पुत्र के शोक को नहीं भूला था। कर्नल टोड आगे लिखता है, कन्नौज रियासत के पतन की वजह से भी मालदेव मुसलमानों से नफरत करता था, इसलिए उसने हुमायूं को अपने शरण नहीं दी। कर्नल जेम्स टोड के मुताबिक मारवाड़ के राठौड़ कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के वंशज थे। 1192 में चौहान शासक पृथ्वीराज को हराने के बाद मोहम्मद गौरी की सेनाओं ने जयचंद पर भी हमला बोल दिया। इसमें वो मारा गया। तब जयचंद के भाई भतीजों ने जान बचाकर मरु प्रदेश में आश्रय लिया था। लेकिन अन्य इतिहासकार इस विषय में कर्नल जेम्स टोड से बिल्कुल अलग राय रखते हैं। अकबरकालीन इतिहासकार निजामुद्दीन ने तबकात अबगरी में इसके बारे में लिखा है कि हुमायूं की हार के बाद मालदेव ने उसे सहायता के प्रस्ताव से जुड़े खत लिखे थे। उस दौरान शेरशाह बंगाल पर चढ़ाई करने गया हुआ था और हुमायूं अन्य शासकों की मदद से कुछ छोटी रियासतों को फतेह करने के फेर में उलझा हुआ था, इसलिए उसने मालदेव के पत्रों पर ध्यान नहीं दिया। जब बाद में हुमायूं मालदेव की शरण में पहुंचा, तब तक उसका मन बदल चुका था। बहरहाल हुमायूं के बाद हिंदुस्तान में बचे मालदेव और शेरशाह दोनों ही जबरदस्त महत्वाकांक्षी थे, लिहाजा दोनों के राज्यों की सीमाएं और तलवारें कब तक नहीं टकराती। मालदेव से हारने के बाद बीकानेर के राव जयसिंह के बेटे कल्याणमल और नागौर के विरमदेव शेरशाह से मदद मांगने के लिए दिल्ली पहुंचे। उन दोनों ने बादशाह को यकीन दिलाया कि उनकी मदद से वह मारवाड़ को हथियाने में कामयाब हो जाएगा। लिहाजा शेरशाह अपनी फौज लेकर मारवाड़ की तरफ चल पड़ा। इधर मालदेव भी अपनी सेना के साथ शेरशाह के मुकाबले के लिए निकल गया। यह दूसरा मौका था जब मालदेव न सिर्फ राजपूत समुदाय और राजस्थान बल्कि पूरे हिंदुस्तान की किस्मत को बदल सकता था। दोनों सेनाएं जेतारण में पड़ाव डालकर पड़ी रही, लेकिन जंग नहीं हुई। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक मालदेव की ताकत को देखकर शेरशाह वहां से लौट जाना चाहता था, लेकिन सुरक्षित स्थान को छोड़ने में भी वह खतरा महसूस कर रहा था। इस कश्मकश की स्थिति में शेरशाह ने एक चाल चली। इतिहासकार अब्बास खां सरवानी अपनी किताब तारीख है शेरशाही में लिखते हैं कि शेरशाह ने मारवाड़ी भाषा में लिखे कुछ जाली खत मालदेव की छावनी में डलवा दिए। यह खत राजपूत सरदारों की तरफ से शेरशाह के नाम लिखे गए थे। इतिहास में यह जिक्र भी मिलता है कि शेरशाह की मदद करते हुए विरमदेव ने कुछ ढालों में
बादशाह के नाम की 1,000 की मोहरें और फारसी में लिखे रुक्के सिलवा दिए थे। किसी व्यापारी के हाथों ये ढाले राजपूत सरदारों के बीच कोड़ियों के भाव बिकवा दी गई, जो मोहर वाली बात से पूरी तरह अनजान थे। फिर मालदेव को सूचना भिजवाई गई कि उसके सरदार बिक चुके, भरोसा ना हो तो जांच कर लीजिए। स्वभाव से शक्की मालदेव ने ऐसा ही किया और उसे बादशाह की मोहरें और खत मिल गए। दो राजपूत सरदारों जेता और कुंपा को शेरशाह की इस चाल का भान हो गया था। उन्होंने मालदेव को समझाने की हर संभव कोशिश की, किंतु राव ने उनकी एक न सुनी और जेतारण से रातों रात ही अपनी सेना को लेकर जोधपुर लौट गया। खुद पर लगे विश्वासघात के आरोपों से आहत जेता और कुंपा के साथ महावीर राव खिवकरण, राव पंचायण और राव अखिराज ने अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ वहीं रुककर युद्ध करने की ठानी। इन सरदारों ने अपने 15,000 सैनिकों के साथ शेरशाह की 80,000 से ज्यादा की फौज से 4 जनवरी 1544 की सुबह सुमेल नदी के किनारे मुठभेड़ की। इस इतिहास में यह युद्ध गिरी सुमेल के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध का उदाहरण अक्सर उस प्रश्न चिन्ह के जवाब में दिया जाता है जो राजपूतों की वीरता पर लगाया जाता रहा है। तारीख शेरशाही में जिक्र मिलता है कि संख्या में चौथाई से भी कम रहे राजपूत दिल्ली की सेना पर 21 साबित हुए थे। इसे देखते हुए कि एक अफगान सेनापति ने शेरशाह को मैदान छोड़ने तक की सलाह दे डाली थी, लेकिन ऐन मौके पर सेनापति जलाल खां एक टुकड़ी लेकर वहां पहुंचा और शेरशाह जैसे तैसे फतेह करने में सफल रहा। इस युद्ध में शेरशाह की क्या हालत हुई, यह बात उसके कथन से समझी जा सकती है कि खैर करो वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। गिरी सुमेल में अपने राजा की भूल की वजह से हुई कई प्रमुख राजपूत सरदारों और सैनिकों की मौत से बचे हुए राजपूतों को निराशा घर कर गई। बाद में शेरशाह ने जोधपुर पर हमला बोलकर उस पर कब्जा कर लिया। हालांकि 1545 में शेरशाह की अचानक मौत के बाद मालदेव फिर से जोधपुर हासिल करने में सफल रहा, लेकिन फिर मारवाड़ को उसका पुराना वैभव फिर कभी वापिस नहीं मिल पाया। मालदेव के निधन के बाद हुमायूं के बेटे अकबर ने जोधपुर को अपने कब्जे में ले लिया और मालदेव के पुत्रों को बादशाह के आश्रय में रहना पड़ा। धन्यवाद।